गुड इवनिंग क्लास। हमने कल स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को लेकर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में हमने वेव करेक्टर देखा था, हमने पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। एक क्वेश्चन बच्चे मैं लेकर चल रहा हूं यहां पर, जो पार्टिकल नेचर मैंने आपको करवाया है उसके बारे में। क्वेश्चन है वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस, प्लीज नोट डाउन, wavelength of different radiations given। वेवलेंथ जो है डिफरेंट रेडिएशंस का वो गिवन है यहां पर। अब जो वेवलेंथ है हमारे पास यहां पर डिफरेंट रेडिएशंस की कौन कौन सी है। पहला आ गया लैम्डा ए। लैम्डा ए जो है दैट इज गिवन एज 300 नैनोमीटर। लैम्डा ए कितना दे रखा है? 300 नैनोमीटर। सेकंड लैम्डा बी जो है, लैम्डा बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? वेवलेंथ को। एक कोई वेवलेंथ है बच्चे यहां पर ए की, वो है 300 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ यहां पर दूसरा रेडिएशन का लिया है दैट इज 300 माइक्रोमीटर। माइक्रो के लिए ये रिप्रेजेंटेशन आ गया माइक्रोमीटर। नेक्स्ट तीसरा वेवलेंथ है, ये दे रखा बच्चे सी, ये है 3 नैनोमीटर। और फोर्थ दे रखा है वेवलेंथ, इट इज इक्वल टू 30 एंगस्ट्रॉम। तो बच्चे यहां पर यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में यहां पर क्या पूछा गया आपसे कि ये जो वेवलेंथ है यहां पर डिफरेंट रेडिएशंस का, इसको अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। कैसे अरेंज करना है इसको? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। तो लिखेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को और बताएंगे अरेंज दीज रेडिएशंस, arrange these radiations in increasing order, in increasing order of their energies, in increasing order of their energies। तो यहां पर जो ये वेवलेंथ दे रखा है, आपको ये पता है कि वेवलेंथ और एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या रहता है। जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में उसको आपने देखना है और उसके अकॉर्डिंगली इन रेडिएशंस को आपने अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी में। ठीक है, इन रेडिएशंस को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज में। तो बच्चे ट्राई करेंगे, यहां पर ट्राई करेंगे। इसका जब आंसर हम देखने जाएंगे तो बच्चे एक हमारे पास प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली रिलेशन था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली रिलेशन क्या था कि जो एनर्जी होती है हमारे पास दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी है ई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो रिलेशन क्या आता है? ई इज इक्वल टू एच न्यू। क्या रिलेशन था बच्चे? ई इज इक्वल टू एच न्यू। हमने एच न्यू को फोटॉन का भी नाम दिया था। ये एच न्यू किसको रिप्रेजेंट करता है? फोटॉन को। इन केस ऑफ लाइट इट इज टर्म्ड एज फोटॉन। तो हमारे पास ई किसके इक्विवेलेंट है? एच न्यू के। अब बच्चे न्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। रिलेशन आपको आता है। न्यू किसके इक्विवेलेंट होता है बच्चे? सी बाई लेमडा के इक्विवेलेंट होता है। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू की जगह क्या आ गया? सी बाई लेमडा। अब एक चीज यहां से पता चल रही है कि जो एनर्जी है और जो वेवलेंथ है दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो एनर्जी है, जो वेवलेंथ है, ये आपस में बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी बच्चे? ज्यादा। या हम ऐसे कह सकते हैं जिस भी रेडिएशन का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा। तो यहां से आप इसको लगा सकते हैं बच्चे ऑर्डर को, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम है। आपने क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लगाना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैंने क्या बताया था? एरो ऐसे नीचे से ऊपर लगा लो। एरो लगाया तो सबसे पहले कौन सा लिखना है? जिसका वैल्यू सबसे छोटा होगा, फिर बड़ा, ऐसे करके चलना है। लेकिन हमारे पास जो साइन रहेगा बीच में वो लेसर का यूज करना है। जैसे बच्चे सबसे छोटा वैल्यू है 1, ये 2, ये 3, ये 4। 1 बच्चे
2 से क्या है, छोटा है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना, तो 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, 3 इज लेसर देन 4, तो 1 इज लेसर देन 2 है। तो बच्चे देखो यहां पर साइन कौन सा यूज किया, लेसर का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए हमेशा ध्यान रखना साइन जो है लेसर का यूज करना है। लेकिन सबसे पहले बच्चे आपने कौन सा लेना है, जिसका वैल्यू एनर्जी का सबसे छोटा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू लेनी है एनर्जी की। अब एनर्जी का वैल्यू सबसे छोटा किसका होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा है। सबसे वेवलेंथ बड़ा किसका बच्चे, ध्यान देना यहां पर, सब बच्चे ध्यान देंगे। ये जो नैनोमीटर है, माइक्रोमीटर है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो प्रीफिक्स यूज किया है, प्रीफिक्स को हटाते हैं, इसकी जगह मल्टीपल लगा लेते हैं। ओके, तो देखेंगे इसको, 300 नैनोमीटर का क्या मीनिंग है, 300 इंटू 10 की रेस्ट पावर -9 मीटर। 1 नैनो इज इक्वलेंट टू 10 की रेस्ट पावर -9। एक नैनोमीटर कितने मीटर के इक्वलेंट होता है, 10 की रेस्ट पावर -9 मीटर के इक्वलेंट होता है। तो यहां पर नैनो की जगह पर हमने यूज कर लिया 10 की रेस्ट पावर -9। नेक्स्ट बच्चे देखेंगे 300 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट बच्चे 300 माइक्रोमीटर। तो माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, 10 की रेस्ट पर -6। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वलेंट टू 10 की रेस्ट पर -6 मीटर। तो यहां पर माइक्रो की जगह पर हमने मल्टीपल ले लिया 10 की रेस्ट पर -6, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 3 नैनोमीटर। अब 3 नैनोमीटर है, नैनो फिर से क्या आ गया, 10 की रेस्ट पर -9, और यहां पर 30 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम बच्चे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वलेंट टू 10 की रेस्ट पर -10 मीटर। इसी को बच्चे मैं लिख सकता हूं, ध्यान देंगे, ये 30 है, इस 0 को मैं यहां से हटा रहा हूं, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10 की रेस्ट टू पावर, बच्चे यहां पर 10 है, 3 इंटू 10 38, 10 इंटू 10 की रेस्ट पर -10 कितना हो गया, 10 की रेस्ट पर -9, 10 की रेस्ट पर -9 आ गया बच्चे। साथ में क्या लगेगा, मीटर। एक चीज का ध्यान देना, यहां पर क्या है, 3 इंटू 10 की रेस्ट पर -9 मीटर, यहां पर भी क्या है, 3 इंटू 10 की रेस्ट पर -9 मीटर। दैट मीन्स जो वेवलेंथ सी है और जो वेवलेंथ डी है, दैट मीन्स जो रेडिएशंस, कौन सी रेडिएशन, सी और डी, इनका वेवलेंथ बच्चे क्या है, सेम है। जब वेवलेंथ सेम है तो इसका एनर्जी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स सी और डी जो है हमारे पास, इन दोनों का एनर्जी जो है वो सेम रहेगा। ये तो बाद में देखेंगे ये ऑर्डर में कौन सी जगह पर प्लेस होंगे। पहले देखना क्या है, एनर्जी सबसे ज्यादा कम किसकी है, जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम रहेगी उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा। अब वेवलेंथ बड़े किसके बच्चे सबसे ज्यादा है, अब ये देखना पावर माइनस में बचे, यहां पर सब वैल्यू माइनस में दे रखा है, तो जिसका वैल्यू माइनस में बचे जनरली छोटा दिखेगा मैग्नीट्यूड में, उतना वो बड़ा होगा। दैट मींस 10 की रेस्ट पावर -6 जो है ये वैल्यू सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है। तो बच्चे कौन सा आ गया, जो वेवलेंथ बी है ये सबसे बड़ी है, वेवलेंथ जिसकी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी सबसे कम, तो बी जो है सबसे नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद 10 की रेस्ट पावर -6 के बाद कौन सा है, कौन सा बच्चे इसके बाद, 10 की रेस्ट टू पावर 6 के बाद, यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, ये जो 300 इंटू 10 की रेस्ट पावर -9 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 10 की रेस्ट पावर, ये 2 0 साथ में यहां पर सिंप्लीफाई किया तो -7 आ गया। यहां पर भी करेंगे अगर सिंप्लीफाई तो कितना आएगा, 3 इंटू 10 की रेस्ट पावर -4 मीटर। तो देखो ध्यान से, सबसे छोटा ये वाला था, ठीक है, हमारे पास यहां पर माइनस में, तो ये मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा है, तो इसका वेवलेंथ सबसे बड़ा, एनर्जी सबसे छोटी सबसे नीचे। -4 के बाद कौन सा आ गया, -7, दैट मीन्स ए यहां पर आएगा। -7 के बाद क्या है, -9 बराबर है, दैट मीन्स सी और डी जो है यहां पर आ जाएंगे इक्विवेलेंट। तो बी जो है बच्चे, इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है, जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी, इस रिलेशन से पता चल रहा है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी है उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो एनर्जी सबसे कम बी की, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे बड़ी। उसके बाद सेकंड नंबर पर बचे कौन सा आ गया, ए, तो ए आ गया ऊपर, नेक्स्ट सी और डी आ गया। दैट मींस बी जो है दैट इज लेस देन ए इज लेस देन सी एंड सी इज इक्वल टू डी। तो ऑर्डर क्या लग गया बच्चे, यहां पर ध्यान देना, बी इज लेस देन ए इज लेस देन सी इज इक्वल टू डी। बच्चे दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर दिस रेडिएशंस। प्लीज नोट डाउन, जल्दी से इसको नोट करेंगे। सर एक बार दोबारा समझा दो क्वेश्चन प्लीज। हेडिंग डालो बच्चे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन।
अब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये कंसेप्ट क्या है? मैंने बताया था आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि हमारे पास जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है उसका एक्सिस्टेंस में आना किस चीज पर डिपेंड कर रहा था कि जो वेव नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लाइन स्पेक्ट्रा को, और जो हीट कैपेसिटी था बचे सॉलिड्स का एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था जो वेव नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। तो वेव नेचर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसलिए बचे यहां पर ये कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर आया था। तो पार्टिकल नेचर को हम स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चे हेडिंग डालेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ब्लैक बॉडी होती क्या है? कोई आपसे पूछे ये ब्लैक बॉडी क्या है, देखने में क्या काली होगी, ब्लैक कलर की होगी? ऐसा नहीं है बच्चे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है, ये ब्लैक बॉडी को कोई बच्चे कलर में ब्लैक कलर की है उसको नहीं रिप्रेजेंट करती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बेसिकली नाम दिया गया है एक आइडियल बॉडी को। अब आइडियल बॉडी का क्या मीनिंग है बच्चे? आइडियल बॉडी का मीनिंग है कि ऐसी बॉडी जो बच्चे हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले या हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को री एमिट कर ले। तो ऐसी आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, दैट टाइप ऑफ बॉडी, दैट टाइप ऑफ आइडियल बॉडी इज टर्म्ड एज ब्लैक बॉडी। ऐसी बॉडी को हम क्या नाम देते हैं? ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं। क्लियर है बच्चे यहां पर? तो ब्लैक बॉडी क्या रहती है? ये एक आइडियल बॉडी है। ओके, ये आइडियल बॉडी है दैट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। कौन सी बॉडी है ये? ऐसी बॉडी जो एमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को, ऐसी हम बॉडी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। तो लिखेंगे इसका बच्चे स्टेटमेंट लिखेंगे, एन आइडियल बॉडी, एन आइडियल बॉडी ideal body that emits and absorbs radiations of all frequencies, that emits and absorbs radiations of all frequencies, is called black body, is called black body। और जो रेडिएशंस एमिट करती है ये बॉडी, इन रेडिएशंस को नाम दिया जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ओके, तो लिखेंगे द रेडिएशंस एमिटेड बाय emitted by such a body are called, radiations emitted by such a body are called black body radiations, are called black body radiations। इनको क्या नाम दिया जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का नाम दिया जाता है। ठीक है बच्चे, इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं ग्राफिकली। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में यहां पर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी की अगर बात की जाए, गिवन टेम्परेचर के ऊपर अगर रेडिएशंस की इंटेंसिटी को हम डिस्कस करते हैं तो उसका बच्चे वेवलेंथ के साथ में कैसा वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये वेरिएशन हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो एक ग्राफ बनाएंगे, यहां पर एक प्लॉट करना है ग्राफ को, और ग्राफ किसके बीच में प्लॉट करना है? इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। यहां पर ले लिया हमने इंटेंसिटी को और यहां पर लेना है वेवलेंथ को। इंटेंसिटी और वेवलेंथ को यहां पर ले लिया। इस एक्सिस पर हमने ले लिया इंटेंसिटी को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने ले लिया वेवलेंथ को। ठीक है, अब इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो यहां पर ये इंटेंसिटी, यहां पर वेवलेंथ आ गया। बच्चे एक टेम्परेचर हमने T1 ले लिया, उस टेम्परेचर T1 पर हमारे पास इंटेंसिटी का वेरिएशन वेवलेंथ के साथ में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। और टेम्परेचर अगर T2 लेते हैं तो यहां पर वेरिएशन कुछ ऐसा है। और ये जो T2 है, टेम्परेचर दैट इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, ये जो T2 वैल्यू है ये T1 से क्या बचे? ज्यादा है। तो ध्यान देना, अगर किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर हम बात करते हैं,
जो इंटेंसिटी है यहां पर रेडिएशन का, अगर यहां से पीछे आते हैं, वेवलेंथ आगे क्या कर रही है बच्चे, इंक्रीज, पीछे आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ऊपर जा रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, नीचे आ रहे हैं तो इंटेंसिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है यहां पर। क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चे यहां पर। तो अगर पीछे आते हैं तो वेवलेंथ क्या करेगा, डिक्रीज। ध्यान देंगे, अगर किसी गिवन टेम्परेचर के ऊपर देखा जाए इंटेंसिटी जो है रेडिएशन का, दैट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी बच्चे इंक्रीज करता है। पीछे देखो यहां पर वैल्यू क्या कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, वेवलेंथ आगे इंक्रीज कर रही है, पीछे क्या कर रही है, डिक्रीज। तो एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, क्योंकि पीछे आ रहे हैं देखो बच्चे यहां पर, तो वैल्यू क्या कर रहा है, इंटेंसिटी का इंक्रीज कर रहा है। इट रीचेस टू अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ। अगर गिवन वेवलेंथ की बात की जाए, ये आ गया पर्टिकुलर वेवलेंथ का वैल्यू यहां पर, इस पर जो इंटेंसिटी है इसका वैल्यू क्या आ रहा है बच्चे यहां पर, ये मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। तो जो इंटेंसिटी है रेडिएशन का, दैट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन अगेन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ। पीछे आ रहे हैं बच्चे, वैल्यू डिक्रीज ही कर रहा है वेवलेंथ का। तो मैंने क्या बताया कि जो इंटेंसिटी है रेडिएशन का, दैट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन वेवलेंथ, रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ सर्टेन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद फर्दर डिक्रीज इन वेवलेंथ। क्लियर है इतना। इस पॉइंट को थ्योरेटिकली लिखेंगे बच्चे। क्या कहा मैंने यहां पर, लिखो लिखो बच्चे। हाँ बच्चे, ये दोनों एक जैसा है, ठीक है, यहां पर एक जैसी दिख रही है हमारे पास, बस खाली टेम्परेचर डिफरेंस लिया है T1 और T2, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस लिया है, T2 का वैल्यू ज्यादा लिया है कंपेयर टू T1, ठीक है। लिखेंगे बच्चे, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, कौन एमिट करेगा, ब्लैक बॉडी। एट अ गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted at a given temperature, the intensity of radiation emitted, intensity of radiation emitted increases with decrease in wavelength. At a given temperature the intensity of radiation emitted increases with decrease in wavelength, increases with decrease in wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength and then starts decreasing with further decrease in wavelength, and then starts decreasing and then starts decreasing with further decrease in wavelength, and then starts decreasing with further decrease in wavelength. क्लियर है बच्चे यहां पर, ये ग्राफ आपने बना लिया, इस ग्राफ को बच्चे प्लॉट कर लो, जल्दी से इसको ड्रा कर लो साथ में, जिसने नहीं किया है जल्दी से प्लॉट ड्रा कर लेंगे और देखेंगे ध्यान से। यहां पर अगर कोई मैं एटम लेता हूं, यहां पर ये मैंने एटम ले लिया, इस एटम को बच्चे मैं यहां पर हीट कर रहा हूं, मैंने हीट किया इस एटम को यहां पर, ओके। कोई सॉलिड है, इसके बीच में यहां पर एटम्स प्रेजेंट हैं, तो सॉलिड बच्चे यहां पर लिया, इसके एटम को हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है। तो जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो इसके एटम्स जो हैं दे स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये बच्चे वाइब्रेट करने लगते हैं, ऑसिलेट करने लगते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन का क्या मीनिंग आ गया, इनको एनर्जी जब मिलती है तो बच्चे अपनी ही जगह पर बच्चे ये जनरली जो एटम्स हैं ये ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। जब इनको हीट करते हैं, ये ऑसिलेट क्यों करते हैं, इनको एनर्जी मिलती है। अब हीट जो है दैट इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब इसको हीट करेंगे तो यहां पर सॉलिड के एटम्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑसिलेट करेंगे, ऑसिलेट करने के कारण बच्चे जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की होगी उसको फिर से रीएमिट भी करेंगे। दैट मींस स्टार्टिंग में अगर किसी भी सब्सटेंस को आप हीट करते हो तो वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा,
जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होगा, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी। यहां पर क्लियर है बच्चे ये? तो धीरे धीरे जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, स्टार्टिंग में लेस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो जो रेडिएशंस ये बॉडी एमिट करेगी उसका फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो भी कम रहेगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एस ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ये फॉर्मूला आपको पता है बच्चे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E is directly proportional to nu। ओके, तो जितनी एनर्जी यहां पर एब्जॉर्ब करेगा कोई सब्सटेंस, उतनी ही बचे फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को वो एमिट करेगा। तो स्टार्टिंग में जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं तो उसके एटम्स रेडिएशंस को, इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रेडिएशंस को एमिट करते हैं। उनका फ्रीक्वेंसी बचे क्या रहता है, एनर्जी स्टार्टिंग में कम एब्जॉर्ब किया तो फ्रीक्वेंसी भी बचे कम रहेगा, दैट मींस रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे बचे ये एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा सब्सटेंस, जैसे जैसे यहां पर जो रेडिएशन है ये ज्यादा एनर्जी को, यहां पर ये जो सब्सटेंस है इसको ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ज्यादा यहां पर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को ये रीएमिट करेगा। मीनिंग क्या है, जितना स्टार्टिंग में आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जितना हीट एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करते चले जाएंगे, उतना रेडिएशन जो एमिट होनी होंगी उनकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। क्लियर है इतना पॉइंट बच्चे? यही रीजन है कि हमारे पास जब किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड को आप हीट करते हैं तो स्टार्टिंग में वो कैसा दिखता, हमें रेड कलर का दिखता है। क्यों दिखता, ध्यान देना, ये आ गया विबग्योर, विजिबल स्पेक्ट्रम बच्चे मैंने लिख डाला विबग्योर, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा रखा है तो ये आ गया विबग्योर। तो विबग्योर में ये जो रेड है यहां से आगे जाते हैं तो बच्चे किसका वैल्यू इंक्रीज करता है, वेवलेंथ का वैल्यू, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वायलेट का सबसे कम रहता है। याद है, बता रखा है पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे गए तो वेवलेंथ का वैल्यू इंक्रीज किया, पीछे आए बच्चे रेड से वायलेट की तरफ तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या किया, डिक्रीज किया। ठीक है, रेड का वेवलेंथ क्या बच्चे यहां पर ज्यादा है, पीछे आए बच्चे यहां पर आगे जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज, पीछे आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज। दैट मींस रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है बच्चे, कम रहती है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कम रहती है। कहां से पता चला, E इज एच न्यू। ठीक है, आप इस रिलेशन को छोड़कर इस रिलेशन से भी देख सकते हैं, C इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। न्यू किसके इक्वलेंट आ जाएगा, C बाई लेमडा। यहां से भी आप देख सकते हैं न्यू बच्चे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेमडा के। न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। तो जिसका बच्चे यहां पर वेवलेंथ ज्यादा रहेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कम रहती है। जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम। यहां पर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड का वेवलेंथ क्या बचे, मैक्सिमम है, मैक्सिमम वेवलेंथ है इसका। अब मैक्सिमम वेवलेंथ है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, मिनिमम। तो इसका मिनिमम क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो ध्यान रखना इसका वेवलेंथ रेड का ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहती है। लेकिन जैसे जैसे पीछे आएंगे तो वेवलेंथ का वैल्यू क्या करेगा, वेवलेंथ का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज। लेकिन फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि पीछे वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। बच्चे कंसंट्रेशन से सुनेंगे इस चीज को। अगर रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है, इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है। मैंने क्या कहा, यहां पर किसी सब्सटेंस को स्टार्टिंग में हीट करते हैं तो एनर्जी वो कम एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी कम एब्जॉर्ब करेगा, दैट मींस फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन का, जब रेडिएशन एमिट होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कम रहेगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी मींस रेड कलर। तो स्टार्टिंग में किसी भी सब्सटेंस को जब हीट करते हैं तो जो रेडिएशन एमिट करता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम, दैट मींस वो रेड कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको कोई भी चीज जब जलाने पर लाल कलर की, रेड कलर की दिखती है, उसका रीजन क्या है कि यहां पर रेड कलर का जो फ्रीक्वेंसी है ये मिनिमम है। फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो बच्चे जब किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग में वो कम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। कम एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशन का रहेगा, एमिटेड रेडिएशन का, वो भी कम होगा। इसी वजह से हमें रेड कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम हीट एनर्जी बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे एनर्जी हम ज्यादा देते हैं किसी भी सब्सटेंस को, तो एनर्जी ज्यादा अब्सॉर्ब करता है। एनर्जी के ज्यादा अब्सॉर्ब करने से फ्रीक्वेंसी जो रहेगा एमिटेड रेडिएशन का वो भी ज्यादा रहेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहने का क्या मतलब है कि यहां से ये वैल्यू पीछे वाली तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। रेड का फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ऑरेंज का उससे ज्यादा, येलो का उससे ज्यादा, पीछे आएंगे तो ये कलरेशन चेंज होता चला जाएगा। यही रीजन है
कि किसी सब्सटेंस को जब हम स्टार्टिंग में हीट करते हैं तो रेड कलर का दिखता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उसका कलरेशन चेंज हो जाता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर बच्चे किसी लोहार को देखा हो आपने आयरन को गर्म करते हुए, अगर आयरन को, लोहे को बच्चे भट्टी के बीच में डाला हो, उसको गर्म कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आयरन हमें रेड कलर का दिखता है, लेकिन बच्चे जब वो बहुत ज्यादा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो उसका कलरेशन रेड से ऑरेंज की तरफ और ऑरेंज से येलो की तरफ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में सब्सटेंस रेड कलर का दिखता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कलरेशन चेंज होके ऑरेंज या येलो की तरफ क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि बच्चे वहां पर रेडिएशन जो है हायर फ्रीक्वेंसी की एमिट होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया सबको? ऐसा ही ये कंसेप्ट सेम, अगर सब्सटेंस को जलाए बिना हम बच्चे अगर सन को देखें तो सनसेट के टाइम पर या सनराइज के टाइम पर आपने देखा होगा कलरेशन चेंज होता है। सनराइज के टाइम पर सूरज जब बिल्कुल नीचे होता है तो रेड कलर का दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आने लगता है वो रेड कलर बच्चे थोड़ा सा फेंट होने लगता है, हमें वो ऑरेंज कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ क्या मैक्सिमम, तो जितना दूर होता है सूरज हमसे तो हमें कलर कौन सा दिखता है? रेड कलर का। जितना बच्चे ऊपर पास आने लगता है ऐसे, तो हमारे पास बच्चे कलरेशन उसका चेंज होता है, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो। इसलिए बच्चे सन का भी कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वेवलेंथ, पीछे आएंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करता है। तो जितना दूर होगा सनसेट के सनराइज के टाइम पर वो दूर होता है हमसे, तो बच्चे कलरेशन हमें रेड कलर का दिखता है। क्यों? मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। समझ में आ गया? तो बच्चे ये डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने अभी क्या बोला, ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया इसको लिखो। पहले तो बच्चे इसको ड्रा करेंगे। ये जो मैंने अभी दिखाया है, जैसा सच मैंने लिखा है, सॉलिड है, एटम है, उसको हीट किया बच्चे, स्टार्टिंग में क्या होगा? एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, तो रेडिएशन जो एमिट करेगा उनका फ्रीक्वेंसी कम रहेगा। जितना ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा रेडिएशन बच्चे हायर फ्रीक्वेंसी की एमिट होंगी। तो इसके बेसिस पर कलरेशन स्टार्टिंग में रेड कलर का दिखता है, बाद में चेंज होकर ऑरेंज और येलो कलर का दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पहले बच्चे इसको ड्रा करेंगे एज सच बच्चे इसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख डालो। Please note down, on heating a solid, its atoms start oscillating. On heating a solid, its atoms start oscillating and emit radiations of frequency nu. On heating a solid, its atoms start oscillating and emit radiations of frequency nu. फुल स्टॉप करके लिखेंगे, if heating is continued, more and more energy is being absorbed by the atoms. If heating is continued, more and more energy is being absorbed by the atoms. More and more energy is being absorbed by the atoms. More and more energy is being absorbed by the atoms, and the radiations of higher and higher frequency, and the radiations of higher and higher frequency, and the radiations of higher and higher frequency, and the radiations of higher and higher frequency are emitted, and the radiations of higher and higher frequency are emitted. Radiations of higher and higher frequency are emitted. For example, नीचे लिखेंगे बच्चे, for example, the frequency of red light, is lower than that of yellow light. For example, the frequency of red light is lower than that of yellow light. Frequency of red light is lower than that of yellow light. That's why the body on heating, the body becomes first red. That's why on heating, the body becomes first red. That's why on heating, the body becomes first red, then yellow becomes first red, then yellow, and so on.
becomes first red, then yellow, and so on. First red, then yellow, and so on. So on. Okay? बच्चे दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये जो कंसेप्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है बच्चे? क्या बोला था हमने? ऐसी आइडियल बॉडी है दैट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। ऐसी हम आइडियल बॉडी को नाम देते हैं ब्लैक बॉडी का। तो बेसिकली ब्लैक बॉडी का कलर ब्लैक नहीं होता है, ये आइडियल बॉडी को नाम दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे? रियलिटी में अगर बात की जाए तो आइडियल बॉडी हमारे पास बच्चे ऐसी नहीं है। रियलिटी में अगर बात की जाए तो ऐसी आइडियल बॉडी हमारे पास नहीं है कि हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर सके और हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को फर्दर वो री-एमिट कर सके। ऐसा बच्चे प्रैक्टिकली अगर देखा जाए हम इसको बना तो सकते हैं, लेकिन कंडीशंस को बच्चे हम यूज करेंगे, कंडीशंस को अप्लाई करते हैं वहां पर। ऐसे अदरवाइज नॉर्मली अगर देखा जाए नॉर्मल कंडीशंस पर ऐसी बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो बच्चे ये था हमारे पास ब्लैक बॉडी को लेकर। नेक्स्ट बच्चे आगे हेडिंग डालेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आगे हेडिंग डालो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे बच्चे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए जनरली ब्लैक क्वांटम थ्योरी जो है, जो पार्टिकल नेचर था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो कंसेप्ट सामने आया था। ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करने के लिए पार्टिकल नेचर को हम यूज में लाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इस कंसेप्ट को दिया किसने था बच्चे? हेनरिच हर्ट्ज ने। Concept was given by Heinrich Hertz in 1887. Heinrich Hertz in 1887। तो ये साइंटिस्ट का नाम है बच्चे, आपने सुन रखा है। जैसे फ्रीक्वेंसी का हम यूनिट बच्चे ऐसा यूनिट यूज करते हैं हर्ट्स, तो हर्ट्स बच्चे जो है वो हेनरिच हर्ट्स के नाम पर ही है। उनको ऑनर करने के लिए ये हर्ट्स जो है हम ये फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कंसेप्ट दिया था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर समझना हो तो बच्चे थोड़ा सा एज्यूम करेंगे कि आपके सामने बच्चे कोई क्लीन मेटल सरफेस है। ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है इसको एज्यूम कीजिए कि ये क्लीन मेटल सरफेस है। अब जब क्लीन मेटल सरफेस के ऊपर यहां पर लाइट जो है, रेडिएशन जो है जब फॉल करती हैं, तो बच्चे रेडिएशंस के फॉल करने पर यहां से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन देखने को मिलता है। तो ये जो फिनोमिना है इलेक्ट्रॉन्स के एमिशन का फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। लेकिन क्या टर्म यूज किया? लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी। ऐसा ना हो कि जो फ्रीक्वेंसी है लाइट का वो इतना कम हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट ही ना करा सके। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए बच्चे जनरली फोटॉन में, रेडिएशन में, कि यहां से इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल सके, इसको एमिट करवा सके। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली है क्या? इट इज बेसिकली अ फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। ठीक है, इसको नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट होते हैं किसी क्लीन मेटल सरफेस है, अब मेटल का नेचर कैसा है अभी बात करेंगे। तो जो मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। क्या नाम देते हैं इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ड्रा करेंगे इसको साथ साथ में बच्चे। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ड्रा करेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है आपके सामने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसमें यहां पर क्लीन मेटल सरफेस लिया है, यहां पर डिटेक्टर दिखाया है। क्लीन मेटल सरफेस जो है ये कौन से मेटल्स का लिया है? पोटाशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। अब ये जो पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनको ही पर्टिकुलरली क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बच्चे इन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है ये कम रहता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ऐसी बच्चे मिनिमम अमाउंट एनर्जी का, ऐसे मैंने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाना है इसको बच्चे एलेबोरेट करके, अभी सुन लो सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। ऐसी मिनिमम अमाउंट एनर्जी का that is used to remove electron from the surface of a metal। किसी भी बच्चे मेटल की सरफेस से हमने रिमूव करना है तो हमारे पास जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कोई एक हमारे पास एटम है बच्चे, ध्यान देना, इस एटम में ये जो बाहर वाला शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हम देते हैं, दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost or valence shell of an isolated gaseous atom present in its ground state, ऐसी एनर्जी को हम नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। तो आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हम यूज में लाते हैं, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चे जिस एटम की, जिस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, दैट मीन्स उतना वो आसानी से थोड़ी सी एनर्जी देने पर बच्चे रिमूव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो ये जो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है, इनका साइज बच्चे बड़ा होता है, ठीक है। साइज बड़ा होने के कारण इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका वैल्यू कम होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये मैंने कोई पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का बच्चे यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं दिखाया, मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के अगर सपोज एटम्स हैं, तो उनके आउटरमोस्ट शेल में से अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो जो एनर्जी चाहिए उसको नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो यहां पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इनकी बहुत कम रहती है। दैट मीन्स लाइट के फॉल करने से ही ये जो मेटल्स हैं तीनों, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से इजेक्ट करवा देते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। दैट्स व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसीलिए बच्चे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इन मेटल्स को यूज में लाते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर ये जो डिटेक्टर यूज किया है, डिटेक्टर क्यों लगाया है? दैट काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो स्ट्राइक करेगा डिटेक्टर के ऊपर। डिटेक्टर बच्चे काउंट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को। अब क्यों काउंट करता है? सो एज टू मेजर देयर काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पर्पस क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन से इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है उसको मेजर करना है। काइनेटिक एनर्जी जो मेजर करने के लिए हम यहाँ पर ये सारे का सारा जो है सेटअप यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे? यहाँ पर तो ये जो डिटेक्टर है दैट इज बेसिकली यूज्ड टू मेजर द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये काउंट करता है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को। यहां पर लगाया है एमीटर। एमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंटेशन किस काम में आता है? यहां पर बच्चे ये जो भी इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करते हैं दैट इज एमीटर, ठीक है। इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको कब मेजर करते हैं? व्हेन कैलिब्रेटेड इन एम्पियर्स। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक करंट रहेगा यहाँ पर वो एम्पियर्स में रहेगा, ठीक है। तभी एमीटर यूज किया है। यहाँ पर बैटरी लगा डाला, ये पूरे का पूरा सेटअप आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर, ठीक है बच्चे। तो इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सेटअप से अब मैं डेफिनेशन आपको समझाता हूं। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से एमिट हो रहे हैं, यहां से इजेक्ट हो रहे हैं। द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन इट। तो जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की यहां पर फॉल करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। क्लियर है बच्चे? तो ध्यान रखना, यहां पर जितना इस रेडिएशन का इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जितना इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उतना यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा एमिट होंगे, उनका एनर्जी भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये जो रेडिएशन है, इसका इंटेंसिटी कितना है ये डिसाइड करता है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है ये डिसाइड करता है कि हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी यूज की है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट होगा उसमें एनर्जी कितनी होगी बच्चे, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहेगा, वो डिपेंड करेगा यहां पर इंटेंसिटी जो रेडिएशन का इसके ऊपर। तो गीतिका को बच्चे कल क्वेश्चन पूछा था, आज समझ में आ गया होगा कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बेसिकली लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। जितना इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा होगा उतना यहाँ पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगा, और उतना इनका बच्चे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। समझ में आ गया? तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द फिनोमिना ऑफ ejection of electrons from the surface of a metal. The phenomena of ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency falls on it. When light of suitable frequency falls on it,
light of suitable frequency falls on it is called photoelectric effect, and the emitted electrons are called photoelectrons, क्लियर है बच्चे यहां पर? तो जितना मैंने अभी तक बताया है, अभी तक इतना रखते हैं, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये खत्म नहीं हुआ है। थैंक यू।